हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं कि आजकल हमारा जो बोर्ड के एग्जाम है बहुत ही नजदीक है। देखिए दोस्तों, 14 फरवरी से हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमें इतना बेहतर से तैयारी कर लेना है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, कि हमें एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारा मॉडल सेट है साइंस का। ठीक है दोस्तों, किस चीज का है? साइंस का। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा दोस्तों देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम में यहीं से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को रोक रोक कर न देखिएगा, और इस वीडियो को देखिएगा तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य ही देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम जान रहे हैं कि हमारे एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस हो या सोशल साइंस। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया साइंस हो या सोशल साइंस, इसमें हमसे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 80। ठीक है, और उसे उसमें हमें कितना सॉल्व करना रहता है? 40 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे हमें हमें एग्जाम में 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें एग्जाम में 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करना है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास स्टार्ट करें और देखते हैं हमारा आज के क्वेश्चन में यानी पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार हमारे एग्जाम में पूछ दिया गया, यानी प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो सी दिया हमारा करेक्ट है, यानी प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम हमारा 3 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है तारे की टिमटिमाने का कारण क्या है। यानी जो तारा हमें दिखाई देता है, तारा वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, आखिर उसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमारे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप इसे क्या करें, एकदम कंठस्थ याद करते चलिए। फिर से आपको बता दे रहे हैं हम कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया है करेक्ट है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि आम मीटर का प्रतिरोध होता है। हमको बताना है कि आम मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है या छोटा होता है, हमें ये बताना है। यानी आम मीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों? आम मीटर का प्रतिरोध छोटा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया मेरा करेक्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछ दिया गया, इसलिए आप इसे क्या कीजिएगा, कंठस्थ याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है। यानी जो बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट है। यानी खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, यानी सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों, हमको बताना है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और यहीं से एक प्रश्न पूछता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दिखाते हैं दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यानी लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता
त्रिज्या वह फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है हमारे फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। यानी फोकस हमको एफ दे दिया जाए, फोकस एफ, तो इसका संबंध क्या होता है, r/2। यानी फोकस जो होता है हमारा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया है करेक्ट, यानी f बराबर r/2। देखिए दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, यानी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहले इसे क्या कर लेते हैं, हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताना है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी इस हवा, जल, शीशा और हीरा में सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर दे दिया गया है डी, हीरा, ये करेक्ट है, यानी सही है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो हीरा का अधिक होता है। दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमको बताना है कि उसमें क्या है। देखिए, आपको बताना है दोस्तों कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी, यानी अल्पतम मतलब होता है कम, अल्पतम मतलब क्या होता है दोस्तों, कम। इसे हम बोल सकते हैं न्यूनतम, न्यूनतम। दिक्कत है। यानी सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, यानी सबसे न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दे दिया गया है करेक्ट है, यानी 25 सेंटीमीटर। देखिएगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर क्या होता है, हमारा अल्पतम दूरी होती है, और अधिकतम दूरी क्या होता है, हमारा अनंत होता है, अनंत होता है। निकट दृष्टि दोस्तों, दृष्टि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितना होता है, तो हमने दोस्तों आपको बता दिया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया, बी दिया है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी सबसे कम झुकता है। देखिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है करेक्ट है, यानी लाल रंग। कौन सा रंग दोस्तों, लाल सबसे कम झुकता है। और सबसे अधिक कौन झुकता है, तो हमारा बैगनी। अधिक कौन झुकता है दोस्तों, अधिक तो बैगनी। दिक्कत है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम हमारा कौन दोस्तों झुकता है, तो लाल। और सबसे अधिक कौन झुकता है, तो हमारा बैगनी झुकता है। दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे दिया है दोस्तों करेक्ट है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, तो अवतल लेंस के माध्यम से संशोधित किया जाता है। दिक्कत है। अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, तो हमारा उत्तल लेंस होता है। दूरदृष्टि उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्या करते हैं, इसे पहले साफ कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार हमारे एग्जाम में पूछ दिया गया है। यानी आपको बताना है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, नहीं किस पर निर्भरता करता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध होता है हमारा चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया है करेक्ट है। यानी इनमें से सभी जो प्रतिरोधकता होता है हमारा विद्युत प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ पर भी निर्भर करते हैं, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हमको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति। तो देखिए दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दिक्कत है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है।
विद्युत शक्ति का संयंत्र क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछ दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, यानी एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है करेक्ट है, 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल। दिक्कत है दोस्तों, 10 पे पावर कितना होता है? 6 जूल। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स 450 प्लस जाए, यानी 450 प्लस जाए, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है, मात्र 14 फरवरी से हमारा बोर्ड का जो एग्जाम है स्टार्ट है। इसलिए दोस्तों हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है और आपको 450 प्लस नंबर लाना है, तो आप इस बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव को देख लें, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसे साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं यानी असत्य है। तो देखिए, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का कार्य करता है, यह सत्य है कि असत्य है? आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी असत्य है। तो देखिए, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का कार्य करता है, यह सही है हमारा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह भी सही है हमारा। और अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा क्या दे दिया है ऑप्शन। देखिए दोस्तों, इसमें हमको बताना है कि चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं काटती, ये भी हमारा सही है। और हरे विद्युत रोधन वाले तार प्राय विद्युन्मय तार होता है, ये हमारा गलती है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है, जो हमारा ये क्या है, गलत है, असत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करता है। चलिए इसको ऊपर आपको बढ़िया से ध्यान दिखाई दे, इसलिए ऊपर कर दे। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम में बायां हाथ का तर्जन यानी माध्यमा संकेत करता है। आपको बताना है कि बायां हाथ के माध्यमा क्या संकेत करते हैं, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया है करेक्ट है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। यानी जो हमारा माध्यमा होता है, माध्यमा वह विद्युत धारा की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, यानी चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, यह हमें आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। दिक्कत है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, यानी नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट है, यूरेनियम। कौन सा है दोस्तों, यूरेनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, यानी जो वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर थी वह किस देश से संबंधित है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है करेक्ट है, यानी फ्रांस। किस देश से संबंधित है दोस्तों, फ्रांस से। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछ दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसमें आपको बताना है कि पवनों का देश कहा जाता है, यानी पवनों का देश किसको कहा जाता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया है करेक्ट है, यानी डेनमार्क को क्या कहते हैं दोस्तों, पवनों का देश कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है करेक्ट है, ए और बी दोनों है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए दोस्तों आपको बताना है कि नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, यानी नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो देखिए दोस्तों नाइक्रोम में क्या होते हैं, निकेल एवं क्रोमियम, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे दिए गए है करेक्ट है, निकेल एवं क्रोमियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है करेक्ट है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप इसे क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया है करेक्ट है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिखा था आप लोगों को। चलिए ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं सब बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है और आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों हमको बताना है कि जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, यानी जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, तो बोल्ट के बराबर होता है। यानी एक वोल्ट बराबर कितना होता है हमारा, एक वोल्ट बराबर हमारा कितना होता है, तो जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। दिक्कत है एक वोल्ट बराबर कितना होता है दोस्तों, जूल प्रति कूलाम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है कि विभवांतर का ए सही मात्रक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। आपको बताना है विभवांतर का ए सही मात्रक क्या है। तो देखिए दोस्तों विभवांतर का ए सही मात्रक बोल्ट होता है। दिक्कत है विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है दोस्तों, बोल्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए जो दोस्तों हमको जो ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया है करेक्ट, यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। दिखाते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोस्तों ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है करेक्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में कई बार पूछ भी दिया गया है। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिएगा दोस्तों समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है करेक्ट है। दिक्कत है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, किसी को दिक्कत है, जो जितना भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं सब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट है, CaSO4 into 2H2O। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, इसलिए आप क्या कीजिएगा इसे एकदम क्लियर से याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये 21 है, ठीक है 21 है, ये कट गया है थोड़ा सा, आप उससे घबराइएगा नहीं। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। दिक्कत है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 21 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था परंतु यहाँ पर पीडीएफ बनाने में कट गया होगा, इसलिए आप घबराइएगा मत। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 21 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिखाते हैं दोस्तों किसी को, चलिए देखिए इसमें बताने हैं सामान्यतः इथेनॉल को क्या कहते हैं, यानी सामान्यतः इथेनॉल को क्या कहते हैं, तो एल्कोहल कहते हैं। दिक्कत है सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमें बताना है कली चूना का रासायनिक यानी अणु सूत्र क्या है, कली चूना का। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया करेक्ट है, CaO। कली चूना का रासायनिक अणु सूत्र यानी रासायनिक सूत्र है।
कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CaO, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको बताना होगा, अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। यानी जब हम वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया करते हैं तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है करेक्ट, यानी हाइड्रोजन गैस क्या होता है दोस्तों? मुक्त होता है। H2 दिक्कत है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है दोस्तों कैथोड पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी दोस्तों देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है करेक्ट है, NaHCO3। दिक्कत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है हमारा करेक्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यह सभी एग्जाम के लिए हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जानिए। आपको बताना है कौन सा पदार्थ नीले लिम्टस पत्र को लाल कर देता है। यानी वो कौन सा पदार्थ है जो नीले लिम्टस को लाल कर देता है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है हमारा करेक्ट है, यानी जो क्या होता है दोस्तों? अम्ल होता है, अम्ल। दिक्कत है, अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, कौन सा पदार्थ नीले लिम्टस को लाल कर देता है, तो हमने आपको बता दिया अम्ल, जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान दोस्तों 10.5 होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 10.5 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताना है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। यानी निम्न में कौन सा अधातु, अधातु आपसे पूछा जा रहा है, धातु नहीं, अधातु चमकीला है, जो चमकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयोडीन, ये करेक्ट है। ये हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार दिखाई देगा और आगे भी आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिक्कत है किसी को? चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। यानी वह कौन सा धातु है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है करेक्ट है, Na, यानी सोडियम। दिक्कत है, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। यानी ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है करेक्ट है, यानी 6। दिक्कत है, ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है हमारा करेक्ट है। यह हमारे एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और इसमें आपको बताना है कि ये तो हो गया ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है, तो 6 है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पुनः बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो अभी से आपको अब बचे समय में आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक के जितना सारा ऑब्जेक्टिव है उसको आपको कंठस्थ याद कर लेना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका मार्क्स 450 प्लस चला जाएगा। चलिए तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है। यानी ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कीटोन का ये होता है हमारा ब्यूटोन।
दिखाते हैं कीटोन, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको बताना है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, यानी N2 नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसा ही हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं, तो 3 आबंधन होते हैं। दिखाते हैं नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं, 3 आबंधन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया हमारा करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो देखिए दोस्तों CnH2n होता है हमारा एल्कीन का सामान्य सूत्र, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट है। CnH2n जो हमारा होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या दोस्तों 7 है। आवर्तों की संख्या कितना है दोस्तों, 7 है, और वर्ग की संख्या हमारा 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 18। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस दोनों क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, यानी आवर्त सारणी के समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें परमाणु में क्या परिवर्तित होता है ये हमको बताना है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट है, परमाणु साइज क्या होता है, परिवर्तित होता है, यानी परमाणु के आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आपसे अधातु पूछा गया है, न कि धातु पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बी दिया गया है करेक्ट है, ब्रोमीन। कौन सा दोस्तों, ब्रोमीन जो होता है हमारा तरल अवस्था में पाया जाता है, ये अधातु है न कि धातु है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, ऐसा ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आपको बताना है कार्बन परमाणु की कितनी संख्या होती है, यानी कार्बन की परमाणु संख्या क्या होते हैं, यानी कार्बन की परमाणु संख्या दोस्तों आपको बताना है। तो देखो दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है PbS प्लस CuL2, फिर उसके बाद अभिक्रिया करके PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यानी आपको इसमें बताना है विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में कोई बड़ा पदार्थ टूटकर दो हल्के यानी दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए इसमें आयन आपको आदान प्रदान दिखाई दे रहा है, आयनों का आदान प्रदान दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट है, विस्थापन अभिक्रिया। दिखाते हैं अब देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया है करेक्ट है, गैल्वेनीकरण। यानी लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया है करेक्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को क्या कीजिएगा, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है
कि निम्नलिखित देखिए दोस्तों, आपको बताना है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस मुक्त होते हैं। यानी जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जब उसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसके बाद कौन सा गैस मुक्त होता है, यानी H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको स्किन को साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से बताना है कि आपको कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, ए दिया है, सॉरी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट, यानी सी जो हमारा कॉपर है इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से कौन सा है, तो हमारा कॉपर है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया है करेक्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु कौन है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपको बताना है अधातु क्या, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट है कार्बन। यानी जो कार्बन हमारा होता है कार्बन, यह एक अधातु है सी, ठीक है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी निम्न में कौन अधातु है, तो हमारा कार्बन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा है, ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 20 होता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है करेक्ट है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको बताना है इनमें 52 जो क्वेश्चन दिया है 52 नंबर, इसमें बताए सिलिका क्या है। यानी सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। सिलिका पूछा है, सिलिका सिलिका न तो धातु है, न अधातु है, न उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। सिलिका यानी सिलिका है क्या। अगर सिलिकॉन हमसे पूछता सिलिकॉन कि बताइए सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन हमारा क्या है, धातु है। अब पूछा है हमसे क्या पूछा है, सिलिका पूछा है, तो सिलिका क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। दिक्कत है आपको दिक्कत है। सिलिका क्या है, तो सिलिका न तो धातु है, न अधातु है, न ही उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। अगर यही प्रश्न हमसे पूछता कि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन, तो हम बताते हैं कि सिलिकॉन क्या है, धातु है। दिक्कत है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है नाइट्रोजन अणु के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। यानी नाइट्रोजन N2 के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है करेक्ट है, यानी नाइट्रोजन के 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। यही हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे कंठस्थ याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर को हम बोलते हैं दोस्तों चूना पत्थर। दिक्कत है, संगमरमर को ही बोलते हैं हम चूना पत्थर। दिक्कत है। यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर भी बोलते हैं। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट है, CaCO3 संगमरमर यानी चूना पत्थर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा एंजाइम अम्लीयकृत वसा का पाचन करता है। यानी इसमें से कौन सा एंजाइम जो हमारे अम्लीयकृत वसा का पाचन करता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों करेक्ट है, लाइपेज। कौन सा है दोस्तों, लाइपेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट है, लोहा की यौगिक। यानी लोहे की जो क्या होता है हमारे, लोहे के यौगिक। दिक्कत है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहा के यौगिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है। इनमें से हम किससे फल पकाते हैं, तो एथिलीन। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया है करेक्ट है, एथिलीन। हम इसे फल को पकाते हैं, फल को क्या करते हैं दोस्तों, पकाते हैं। यह एक पादप क्या है, हार्मोन है, दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, पुनः आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर यानी 450 प्लस मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो बचे हुए समय में क्या कीजिए, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक के जितना सारा ऑब्जेक्टिव है सभी सब्जेक्ट का आप उसे कंठस्थ कर लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो भी मार्क्स आएगा 450 प्लस से कम आइबे न करेगा जब आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं तब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है वह प्रकर्म जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, हमारा जनन कहलाता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और देखिए दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए क्या है यहाँ पर आपको बताना है कि सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब कितना होता है, यानी सामान्य प्रकुंचन के लिए रक्त दाब कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, रक्त दाब जो होता है हमारा 120 mm होता है, 120 mm यानी मिलीमीटर होता है, दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है वह पौधों के अन्य भागों में फोलयम द्वारा भेजा जाता है, यानी फोलयम और जाइलम पौधों में क्या होता है, एक संवहन ऊतक होता है, संवहन ऊतक होता है। फोलेयम से क्या होता है, भोजन को पूरे अंग अंग तक पहुंचाया जाता है, और जाइलम से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, दिक्कत है। तो आप हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों, पहले प्रश्न देखिए, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है करेक्ट है, फोलेयम द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, कायिक प्रवर्धन कौन प्रदर्शित करता है, उस पौधे को हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट है, यानी गुलाब। कौन सा है दोस्तों, गुलाब। को दिक्कत है किसी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताना है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, यानी काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, ये हमें आप बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट है, लेशमानिया के कारण हमारा काला जार बीमारी नामक रोग होता है, दिक्कत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, इसलिए आप इसे क्या कर लीजिए, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिक्कत है किसी को भी। देखिए दोस्तों, आपको बताना है निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी आपको बताना है द्विलिंगी। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है करेक्ट है, यानी द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, तो गुलाब का पुष्प। कौन सा है दोस्तों, द्विलिंगी गुलाब का पुष्प। दिक्कत है किसी को, दिक्कत है किसी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, यानी घ्राणग्राही हम जिससे हम क्या करते हैं, घृणा उत्पन्न करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनमें से सभी आंखों द्वारा भी, कानों द्वारा भी और नाकों द्वारा भी हम क्या करते हैं, घ्राणग्राही की स्थिति उत्पन्न करते हैं, यानी इनमें से सभी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है करेक्ट है, हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको बताना है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, हमारे शरीर के जितनी भी सारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है, ये हमें बताना है। यानी देखिए दोस्तों, अनुमस्तिष्क से हमारा क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया यानी ऐच्छिक क्रिया जो होता है नियंत्रित होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है करेक्ट है, अनुमस्तिष्क से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है
कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। यानी जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो देखिए दोस्तों पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको इसमें बताना है कि अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों मेंडल साहब ने हमारा क्या किए थे, मेंडल अनुवंशिकता के सिद्धांत को बताए थे। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों क्या है, करेक्ट है, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है कि स्त्रियों में, देख लेते हैं क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो देखिए दोस्तों स्त्रियों में हमेशा XX होता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों इसमें बताना है निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है। जैव निम्नकरणीय कचरा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जैव निम्नकरणीय जो होता है हमारा टिश्यू पेपर होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है कि निषेचन के क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है। यानी निषेचन के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो दोस्तों भ्रूण बनता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया हमारा करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये दोस्तों आपको बताना है कि अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है। यानी इसमें से अवशेषी अंग कौन है, हमारे जो अवशेष के रूप में है। तो देखिए दोस्तों कर्णपौलों की पेशियां भी अवशेष के रूप में है, पुच्छ करूकाएं भी हमारे अवशेष के रूप में है, निषेचक पटल भी हमारे क्या है अवशेष के रूप में है। और ऑप्शन नंबर जो डी दे दिया गया है करेक्ट है। यानी ए और बी भी और सी भी, यानी डी दिखाते हैं। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है? कर्णपौलों की पेशियां भी है, पुच्छ केशुरकाएं भी है और निषेचक पटल भी। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी दी गया है करेक्ट है। दिक्कत है किसी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जान जाइए। देखिए इसमें बताना है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। यानी आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? तो देखिए दोस्तों आहार श्रृंखला में जो होता है द्वितीयक पोषी स्तर का निर्माण होता है। यानी शाकाहारी से क्या होता है हमारा दोस्तों? द्वितीयक पोषी स्तर का निर्माण होता है। किस में? आहार श्रृंखला में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों मैग्नीशियम हमारा सा क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों इसमें बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। यानी मनुष्य में उत्सर्जी अंग बताना है जो कि प्रमुख है। तो देखिए दोस्तों ब्रिक जो हमारा उत्सर्जी अंग है प्रमुख। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है करेक्ट है। यानी देखिए दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है। दिक्कत है मधुमेह। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें बताना है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिकी ऊतक द्वारा होता है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति प्राथमिक किस ऊतक द्वारा होता है ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों एंडोडर्म द्वारा क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है करेक्ट है। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन हमारा? तो देखिए तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है करेक्ट है। यानी एंडोडर्म। एंडोडर्म ये हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों इसमें आपको बताना है
कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र है जो कि मनुष्य में संबंधित है। किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया। ऐसा ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? यानी दूध से दही, यानी दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो देखिए दोस्तों, किण्वन की क्रिया होती है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है करेक्ट है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। जो सी ऑप्शन नंबर हमारा सी है करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन होता है, यानी मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो देखिए दोस्तों, फ्लोपियन नलिका में होती है मानव मादा में निषेचन, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है करेक्ट है। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारे आज के 80 प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, आपको 80 में कितना बनाना था? आपको 40 बनाना था। अब आप बताइए 80 में 40 आपका सही हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइएगा कि 80 में 40 आपका सही हुआ कि नहीं। कितने होंगे कि 80 में 80 सही कर दिए होंगे, कितने होंगे कि 80 में 20 भी सही किए नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों क्या कीजिएगा, आप इन सभी प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इसमें से आपको 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है सोनी क्लासेज गंज भांसरा। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है सोनी क्लासेज गंज भांसरा। और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप सभी से आगे रहें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं अब आपसे विदा और मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।